पढ़े थे उसका नोट्स नहीं लिखा है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। बट आज हम सोच रहे थे तुम लोग का कुछ फिजियोलॉजी एक चैप्टर खत्म करने के बाद हम लिखा देंगे वो। तो फिजियोलॉजी में सर नर्वस ही करते हमारे हैं। पास हाँ सर, नर्वस ठीक सर रहेगा। नर्वस ही ठीक है। नर्वस दिल ठीक वगैरह है या तो हो फिर चुका है। सर्कुलेशन या फिर जो सब बोलोगे हम सब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सब पहले दिमाग का, फिर उसके चलो बाद। ठीक है, दिमाग का ही बात किया जाए, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ, बताओ नर्वस सिस्टम का डेवलप हो गया हम लोग के बॉडी में। कुछ ना कुछ बना है तो कुछ ना कुछ रीजन ही है इसका, और तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो एक्शन करने नर्वस की सिस्टम जानने के पहले दो चीज जानो, दो वर्ड को समझो, ठीक है। समझ जाओगे इसको तो उसको भी समझ जाओगे। एक है कोऑर्डिनेट, एक है कंट्रोल। तो ये दोनों को तुम लोग डिफाइन करो। कंट्रोल मतलब क्या, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, नर्वस सिस्टम के बेसिस पे करना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, या फिर नॉर्मल तुम कोऑर्डिनेट का मतलब बताओ, हम बताएंगे नर्वस सिस्टम से कैसे ये कनेक्ट है। सर मिलजुल के काम करना, मिलजुल के काम कोऑपरेट करेगा। करना, कोऑपरेट करना। कंट्रोल का काम, यूनिटी। कंट्रोल में सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल सर रखना, ये कमांड क्या बोलो, देना, मतलब ये वो। कमांड आएगा काबू दिमाग में पे तभी रखना। ना काम करेंगे। ऐसा क्या है भाई, तो कमांड होगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कमांड हुआ मतलब कोऑर्डिनेट हो गया। कंट्रोल का मतलब क्या, सो एक्शंस को मतलब कितना होना चाहिए, नहीं होना काबू में चाहिए। रखना कोई चीज। क्या बोले, काबू में रखना और क्या। बैलेंस, ठीक है। तो बोले काबू हिंदी वर्ड है, ठीक है। देखो हाँ ठीक। कोई भी मैकेनिज्म है उसको हम लोग के बॉडी में बैलेंस करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी, उसके लिए बॉडी में जो भी मैकेनिज्म हो, जो भी फंक्शन हो, जो भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल करता हो, ठीक है। नर्वस सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक तरह का सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। मतलब सेंस ऑर्गन जो भी है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में बहुत सारा सेंस ऑर्गन, नॉर्मली 5 सेंस ऑर्गन है। लेकिन कोई भी अगर स्टिमुलस आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। तो रिस्पॉन्स, एक्शन, ये सब जो भी मैकेनिज्म कंट्रोल करता है वो करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। चाहे वो बॉडी का इंटरनल स्टिमुलेशन हो या बॉडी के बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हो, वो कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है, रिस्पॉन्सिवनेस जो मैकेनिज्म है वो हम लोग के बॉडी में नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। हम दो वर्ड क्यों बताए, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब होता है जब कोई एक से ज्यादा ऑर्गन कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन करता है। तो नर्वस सिस्टम में कभी भी कोई सिंगल पार्ट काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल छोटा सा है, नर्वस सिस्टम मतलब नर्व, आई मीन ब्रेन, लेकिन उसके पहले ये जो एक्शन एंड रिस्पॉन्स का जो भी है वो एक सेल के थ्रू कंट्रोल होता है, वो है नर्व सेल। तो यहाँ देखना नर्व सेल भी जो होता है, जैसे मान लो हमारा पाम है, ठीक है, अब मान लो ये हैंड है, यहाँ से कुछ स्टिमुलस हुआ, इसका जो रिस्पॉन्स है यहाँ से पहले ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन से आएगा, फिर हम लोग कुछ रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब एक चीज है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। और हम लोग के बॉडी में जो रिस्पॉन्स कंट्रोल करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का, है ना, समझ आया। अब कोऑर्डिनेशन करने का मतलब हम ये बता रहे थे कि एक से ज्यादा ऑर्गन को एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन कर रहा है तो ही वो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। और कंट्रोल मतलब बैलेंस, ठीक है। अब देखो जब तक हम लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी चीज के, किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो अचानक से हम लोग को धूप में रख दे तो हम लोग तो धूप में जल ही जाएंगे ना, जल इन द सेंस डिहाइड्रेट कर जाएंगे। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं किए तो मान लो स्टिमुलस आया और रिस्पॉन्स कर दिए तो फिर क्या होगा, हम लोग रिस्पॉन्स होगा, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करेगा तो कहीं ना कहीं एडाप्टेशन का जो प्रोसेस है वो होगा, नहीं तो फिर हम लोग वहां से मूव करेंगे। मूव करना वो दूसरा मैटर है, बट रिस्पॉन्स मतलब हम लोग के बॉडी में रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो स्टार्ट होगा ताकि हम लोग उस कंडीशन से हद तक अपने आप को बचा पाए, ठीक है। तो जो भी मैकेनिज्म होता है बॉडी में अकॉर्डिंग टू बात करते हैं स्टिमुलस,
वो सारा रिस्पॉन्स चलाता है, और वो जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बींग के केस में नर्वस सिस्टम को दिया गया है। आई मीन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट जो एक्शन करता है उसको, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, और वो रिस्पॉन्स करके हमारे बॉडी का बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं उसको मेंटेन करता है, ताकि हम लोग का जो लाइफ का प्रोसेसिंग है वो सही से चल पाए। देखो एक और चीज है कि लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 4 प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम लोग कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो है बहुत सारा, बट 4-5 कुछ ऐसा प्रोसेस है। देखो सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, खाना खाना, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन, चौथा है एक्सक्रीशन, एंड पांचवा है क्या, रिस्पॉन्स। आई मीन किसी भी वर्क को कैसे कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना है, वो सारा काम जो है वो नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब समझ ही गए कि कोई भी, जैसे हम लोग के बॉडी में कोई भी फंक्शन अगर हो रहा है तो उसमें एक से ज्यादा वहां वर्क करता है ऑर्गन, या एक से ज्यादा पार्ट वहां पे काम करता है, तब और उस वर्क को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तभी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बताते हैं। जैसे एक नॉर्मल, तुम लोग सब जानते होंगे आज के डेट में डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है, तो बॉडी में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, तभी ये होता है। सोचो कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर वो मीठा खाता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, तो शुगर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, शुगर लेवल, जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा वहां पे स्टिमुलस स्टार्ट होगा और वो जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन पहले ग्लैंड को एक्टिव करेगा, ग्लैंड से फिर हार्मोन निकलेगा और उसका जो फंक्शन को, आई मीन ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, घटाएगा। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है एक दूसरे से ऑर्गन, और किसी भी फंक्शन को कंट्रोल भी कर रहा है। विदाउट वो ब्रेन या नर्वस सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल सा चीज है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। समझ में आया? किसी कुछ दिक्कत है बोलो। नहीं सर। हेलो, नहीं ना? नो देखो, अब देखो एक और चीज ध्यान देना, नर्वस सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड बात करते हैं कि बहुत सारा, जैसे मान लो हम लोग को भूख लगता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग का गुस्सा आता है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग को खुशी होता है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ईच एंड एवरी फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से मेंटेन या कंट्रोल होता है। ठीक है ना? तो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, यूनिट जो होता है, वो होता है तुम्हारा नर्व सेल। और नर्वस सिस्टम में एक और पार्ट है जो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एक तरह का एरिया बोल सकते हो, या एक बॉडी का पार्ट होता है जो कि सारे मैकेनिज्म को वो रिस्पॉन्स करता है। आई मीन उसको, उसके स्टिमुलस को वो रिसीव करके उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स या एक्शन करना होगा करता है। लेकिन सबसे बेसिक चीज जो है ये सिस्टम का, वो है न्यूरॉन। ठीक है, क्योंकि अगर नर्व सेल नहीं होगा तो कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं होगा, और कोई भी स्टिमुलस पास नहीं करेगा, और कोई भी स्टिमुलस एक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हम वो किसको बोलेंगे, न्यूरॉन्स को बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट में न्यूरॉन्स के बारे में समझो। एक और चीज हमको बताना था, वो हम बता देते हैं कि जो भी मैकेनिज्म है, तो समझ में आ रहा है कि तुमको नर्वस सिस्टम वो मेंटेन करा, लेकिन इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है जिसको हम लोग म्यूचुअल फंक्शन बोलते हैं, वो है हार्मोन का फंक्शन। बॉडी में जितना भी हार्मोन का फंक्शन होता है, हार्मोन रिलीज होता है, उसका एक्शन होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि विदाउट नर्वस सिस्टम के एक्शन के वो कंट्रोल नहीं हो सकता, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो मैकेनिज्म या जो भी फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी हार्मोन हो। ठीक है, क्योंकि अगर हार्मोन का बात करते हैं तो हार्मोन रिलीज होने के लिए बॉडी में कौन सा आई मीन सिस्टम या पार्ट है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीज करता है क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं, या इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, या सिंपल ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन जो ग्लैंड है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन को रिलीज करता है। तो क्या इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कहीं ना कहीं वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, इसीलिए इसमें और इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि इसके बिना वो सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम कभी भी कंट्रोल या फिर उसका जो फंक्शन है या
मैकेनिज्म है कुछ भी, वो संभव नहीं है। उसका एक रीजन है, इंडोक्राइन सिस्टम तुम लोग को शायद पढ़ना है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन है, ठीक है, जो भी हार्मोन निकलेगा उसके लिए एक मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ेंगे हम लोग, अभी ब्रीफ कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम आई मीन ब्रेन पार्ट से ये क्या होता है, मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ब्रेन पार्ट में कहाँ, वो भी हम आगे बता देंगे, ठीक है। तो ब्रेन पार्ट में कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस याद रखना। तो जब तक हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि इंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, वो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है, क्योंकि जब तक ब्रेन काम नहीं करेगा तब तक ग्लैंड काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज पहुंचाना इसी को है। अच्छा, बॉडी में जैसे एग्जांपल दिया डायबिटीज का, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है? डायबिटीज में क्या होता है, वो हार्मोन ही निकलना बंद होता है, बट अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा कैसे, जब तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। ब्लड तो कुछ कर नहीं सकता ना, ब्लड तो मैसेज पहुंचा ना, बट ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट कराना, ले जाना है, लेके आना है, बस। लेकिन मैसेजिंग कौन करेगा, वो नर्वस सिस्टम ही होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जो हम बोले वो कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पार्ट है। लेकिन इसके अलावा नर्वस सिस्टम में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जो नर्व सेल है, कौन कौन सा नर्व सेल है, जैसे मोटर नर्व सेल है, सेंसरी नर्व सेल है, मिक्स नर्व सेल है, वो सब भी इसी में आता है। तो नर्वस सिस्टम में सिर्फ पार्ट ही नहीं आएगा, नर्व सेल्स का अलग अलग टाइप है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सभी पढ़ना। तो इसी तरह, क्योंकि इंडोक्राइन हम इसलिए बता दिए क्योंकि इसका दोनों का बहुत ही मतलब कनेक्शन बहुत है, मतलब बिना इसके इंडोक्राइन मेंटेन नहीं हो सकता, या जो भी फंक्शन वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम सबसे पहले बताएं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो किसी भी स्टिमुलस को आई मीन स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करके, या फिर बोल सकते हैं उसको ट्रैप करके, या फिर उसको स्टिमुलस को रिसीव करके फिर उसके अगेंस्ट जो एक्शन करेगा वो कौन करेगा, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है जो रिसीव कर रहा है, लेके जा रहा है ब्रेन तक, फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो कौन है, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन्स इज अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल। और नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज में ध्यान रखना कि जब न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन भी कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन है। जब बॉडी पार्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट, सॉरी जैसे मान लो ये हैंड है, ठीक है, हैंड में न्यूरॉन है, ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन ब्रेन से कनेक्ट है, इस बीच में 2-3 न्यूरॉन, 4 न्यूरॉन, 5 न्यूरॉन ऐड होता है एक साथ, इसलिए कोऑर्डिनेट का इसलिए बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करके काम करता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बारे में सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताए कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू बोल सकते हो, या नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन्स जो होता है वो 3 पार्ट से बनता है। एक होता है सेल बॉडी, जिसका हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं साइटॉन। उसके बाद इसमें होता है डेंड्रॉन, और इसी में होता है डेंड्राइट, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, बट हम लोग और करके लिखते हैं, फंक्शन दोनों का सेम। और एक लास्ट है एक्सन, ठीक है। तो एक्सन का भी अलग पार्ट है, समझे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर इसका जो है हम लोग फंक्शन समझेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है, कौन कौन पार्ट क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूरॉन, समझो अभी, क्योंकि डायग्राम में नर्व सेल का डायग्राम अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है इसका, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है।
आ रहा है सर। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ब्लूटूथ का जो है ना वो बैटरी शायद लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है चलाते हैं। डेंड्राइट्स है, ये डेंड्रॉन्स, ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी और साइटोन। साइटोन। हम्म। ये है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, रेड वाले को बोलते हैं श्वान सेल, और उसके लास्ट वाले अंदर वाले माइलिन शेल। माइलिन शीट सेल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नॉब, सिनेप्टिक नॉब और बटन में बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो है एक्सन। ये रेड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेजल्स। नेजल्स ग्रेन्यूल्स। और ये जो दिख रहा है तुमको न्यूरोप्लास्टिक। ठीक है, देखो अब तुम्हारे सामने एक्सन दिख रहा है, डेंड्राइट दिख रहा है, और ये पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। यहाँ तक दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है। जो भी नाम लिखे हैं सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज ये है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेमा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में ये सेल है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जगह पे हम लोग वहां पे वर्ड लिखे हैं न्यूरोलेमा। ठीक है, या न्यूरो मेम्ब्रेन ऐसा वर्ड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुने होंगे, और उसका तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। तो यहाँ पे न्यूरोलेमा है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म। उसके बाद हाँ, ये न्यूरोप्लाज्म। देखो तो अगर सेल बॉडी के अंदर में सबसे पहले न्यूरल गन्यूल्स या न्यूरोफाइब्रिल तुम्हारे लिए नया होगा, बाकी बात ये तो तुम नर्वस टिश्यू में देखे। उसके अलावा न्यूरल गन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल, इस दोनों का क्या फंक्शन है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ये है कि न्यूरोफाइब्रिल जो होता है वो कहीं ना कहीं से आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा। आवाज। हाँ सर। हाँ सर। ब्लूटूथ मेरा काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, और अजीब आवाज आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। हो जाएगा। हम बोलेंगे ब्लूटूथ का जो वो चार्ज खत्म हो गया, तो ऐसे बोलना पड़ रहा है। तो समझो, हम समझाते हैं आराम से। ठीक है ना, जो नहीं समझना पूछना। तो हम तुम लोग को बता रहे थे कि जब सेल की बात करते हैं तो सेल में हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वहाँ पे न्यूरोलेमा बताया कैसे। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम लोग यहाँ न्यूरोप्लाज्म लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर में जो ये दिख रहा है तुमको, उसको न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। तो न्यूरोफाइब्रिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूरोफाइब्रिल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसके शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है नेजल ग्रेन्यूल्स। तो नेजल ग्रेन्यूल्स नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले समझ लो। कोई भी सेल हो उसको अपना मैकेनिज्म करने के लिए उसको खुद का प्रोटीन चाहिए, आई मीन उसको प्रोटीन चाहिए। बट नॉर्मल सेल में जो है प्रोटीन प्रोवाइड कौन करता है? प्रोटीन प्रोवाइड कौन करता है बताओ? नॉर्मल सेल में प्रोटीन के लिए कौन सा सेल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल है? सर क्या बोल रहे हैं सर, आवाज ऊपर नीचे आ रहा है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि सेल में
प्रोटीन का जो काम होता है, ठीक है, क्योंकि सेल को खुद का अपना फंक्शनिंग करना होता है, समझे। अब जो वो खुद का फंक्शनिंग करेगा उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए राइबोसोम सर। राइबोसोम्स हाँ, प्रोटीन सेल सिंथेसिस। में, हाँ ठीक है, सेल में राइबोसोम चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी राइबोसोम, कोई भी यहाँ पे सेल ऑर्गेन्स नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनाने का काम करता है उसका नाम दिया गया है निजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। निजल ग्रेन्यूल्स क्योंकि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, राइबोसोम भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ही होता है। दूसरा, निजल्स एक साइंटिस्ट का नाम था जो इस चीज को खोजा था, डिस्कवर्ड किया था, वो देखा था कि हाँ इसमें जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये अपना ही वो अपने खोजा था, तो अपने ही नाम से वो निजल ग्रेन्यूल्स नाम रख दिया, जस्ट लाइक राइबोसोम फंक्शनिंग करता है, क्योंकि हर एक सेल को अपना मैकेनिज्म करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रोटीन चाहिए ही होता है। और सेल में, या कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तुम लोग पढ़े ही होगे 9th में कि सेल में प्रोटीन के सिंथेसाइजिंग के लिए राइबोसोम होता है, बट यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पे निजल ग्रेन्यूल्स है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसको ढूंढना था, निजल ग्रेन्यूल्स दे दिया। तो तुम्हारे सामने सेल बॉडी, अब इन साइटोन के अंदर में हम लोग 4-5 चीज पढ़े। सबसे पहले न्यूरोलेमा, समझ गए, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूरोप्लाज्म समझ गए, न्यूक्लियस समझ गए, चौथा न्यूरोफाइब्रिल समझ गए, और पांचवा है निजल ग्रेन्यूल्स। तो साइटोन में ये 5 पार्ट होता है, यहाँ तक समझे। सर न्यूरोफाइबर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ना? हाँ, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोटीन का होता है, ठीक है। अगर सेल में तुम पढ़ोगे तो मायोफाइब्रिल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये समझ गए। अब हम हाँ, तुम्हारे सामने डेंड्राइट्स के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, पहले देख लो हम क्या बताना चाह रहे हैं। तुम्हारे सामने 2 लाइन है, 2 लाइन जो है डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, और सेकंड है ये वाला। तो डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, इसका मेन काम होता है रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस, दोनों का काम एक ही है, बट नेमिंग अलग इसलिए दिया है क्योंकि थ्रेड लाइक या फाइबर लाइक जो प्रोजेक्शन है, फाइबर लाइक जो प्रोजेक्शन तुमको दिख रहा है वो डेंड्राइट्स है, लेकिन वहीं पे छोटा सा डक्ट स्पेस टाइप का ये डक्ट दिख रहा होगा, और ये है डेंड्रॉन। चाहे वो डेंड्राइट्स हो या डेंड्रॉन हो, दोनों का फंक्शन सेम है, बट अगर तुमसे पूछता है कि एग्जैक्टली किसका क्या फंक्शन है, तो डेंड्राइट्स जो थ्रेड लाइक है वो रिसीव करेगा और डक्ट के थ्रू से वो आगे मूव करेगा, ठीक है। बट अभी तक इतना समझो कि डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स का फंक्शन सेम है, बट तुमको अलग अलग चीज बता दी कि कौन किसको बोला जाता है। डक्ट को डेंड्रॉन एंड थ्रेड लाइक को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस, वो किसका काम है, डेंड्राइट्स लिख सकते हो या डेंड्रॉन लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सन पार्ट में, ये तब हमारा एक्सन पार्ट है। अब यहाँ पे जो एक्सन पार्ट है, अब एक्सन पार्ट को डिफाइन करना है, समझो, ठीक है। तो एक्सन में हम 3 चीज लिखे हैं, इसको हम लोग लिखे हैं सिनेप्टिक नॉब और बटन, इसको एक्सोनल टर्मिनल भी बोलते हैं, बट यहाँ 2 चीज सेल एंड माइलिनेटेड सीड सेल, ये दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि नर्व जो स्टिमुलस लेके जाता है, नर्व सेल, ये कभी भी अंदर से लेके नहीं जाएगा, अभी ये अंदर से लेके नहीं जाता है, वो बाहर ही जाता है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू, जो एक्सॉन का काम है। कभी भी जब भी नर्व जो होता है वो स्टिमुलस को लेके जाता है, तो वो इंपल्स के फॉर्म में लेके जाता है, समझना, हम डायग्राम बना रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म तुमको दिखा, सेम मैकेनिज्म यहाँ होता है, समझ आ रहा है। ये जो मैकेनिज्म है इसी तरह से स्टिमुलस जाता भी है, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं जाएगा, अगर स्टिमुलस को जाना है तो इसी तरह से जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज है, एक है स्वान सेल और एक होता है माइलिनेटेड सीड सेल। अब ये दोनों का काम क्या है, तो स्वान सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड सीड सेल एक ऐसा लेयर है
जो कि उसको एक्सलरेट करता है। श्वान सेल उसको रास्ता दिखाएगा, लेकिन ले जाने का काम किसका रहेगा? तो माइलिनेटेड शीथ सेल का। जिस नर्व सेल में माइलिनेटेड शीथ सेल होगा उसमें बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्टली जो है वो स्टिमुलस या जो इम्पल्स है वो पास कर जाता है। ठीक है। और श्वान सेल का काम होता है पाथ प्रोवाइड करना। कैसे बताएगा कि भाई तुमको ऐसे ही जाना, इम्पल्स के फॉर्म में कैसे बताने वाला है? वो श्वान सेल के हेल्प से वो इस तरह का मूवमेंट शुरू करता है, इस तरह का पाथ वो मेंटेन करता है। और दूसरा, अगर तुमको पूछे माइलिनेटेड शीथ सेल काम का, तो उसका काम है एक्सलरेट कराना, मतलब यहाँ से उसको लेके जाना है। समझ आया? यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत है पूछ सकते हो? नो सर। नो सर। तो हम लोग ये है तुम्हारा नर्व सेल का फंक्शन। अब उसके बाद जब यहाँ से इस रीजन से जब इम्पल्स के फॉर्म में नर्व सेल आगे बढ़ता है, तो अल्टीमेटली उसको एक्सन टर्मिनल के पास आना पड़ता है, जहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। तो ये तो एक नर्व सेल का मैकेनिज्म है कि कैसे इम्पल्स गया। बट हम क्या बताए हैं तुमको, कोई भी जो नर्व सेल, आई मीन जैसे ऑर्गन, एसेंस ऑर्गन हमारा ये हाथ है, यहाँ से ब्रेन तक जाना है, तो इसमें बहुत सारा नर्व सेल का कनेक्शन है। तो एक नर्व सेल में ये समझ गया, लेकिन फिर नेक्स्ट में वो कैसे जाएगा, फिर नेक्स्ट में कैसे जाएगा, फिर वो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, तो वो सेल के साथ साथ ही जाता है। लेकिन जब आता है दो नर्व सेल के बीच का पार्ट, तो वहां पे मैकेनिज्म चेंज होता है, तो वहां पे केमिकल के थ्रू होता है। तो जब यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्म, आई मीन इम्पल्स के साथ में ये मूव करके आ गए, जब ये लास्ट पार्ट में आता है, तो यहाँ पे वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, तो वो उसको पास करने में इजी होगा। इम्पल्स को पास कैसे करेगा? वो वेव है, कैसे पास करेगा अंदर में? तो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो फिर जब नेक्स्ट में जाता है तो इम्पल्स के फॉर्म में वो फिर कन्वर्ट होता है, फिर वो आगे मूव करता है। इस तरह वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर वो ब्रेन में गया, और ब्रेन से भी जब आता है तो इसी मैकेनिज्म से जाता है। यहाँ पे एक केमिकल हम लोग मैकेनिज्म समझे, जिसको केमिकल सिनेप्टिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके कारण वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो चला जाता है, क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, उस गैप में जाने के लिए केमिकल का वो फॉर्म, आई मीन केमिकल के फॉर्म में वो आता है। समझ में आया? ठीक है, वो हम आगे मैकेनिज्म बताएंगे। यहाँ तक समझ में किसका क्या कहाँ काम है? यस सर। यस सर। नर्वस सिस्टम टॉपिक दो, ठीक है। उसके लिए तुम कम से कम 5-7 लाइन छोड़ दो, क्योंकि उसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखा है, तो डेफिनेशन लिखाएंगे। फिर न्यूरॉन्स टॉपिक देके ये फिगर बनाओ, अभी हम उसको लिखाएंगे, तब तक ये फिगर बना लो, उसके बाद उसको मिटा के नर्वस सिस्टम का स्टार्ट कर देंगे। ठीक, नोट करो इसको। तो दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं है, हम इधर हट जाता है। पाँच छह लाइन जरूर छोड़ देना, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो है। अच्छा, एक और चीज, तुम लोग को रिस्पांस, स्टिमुलस, ये सब का लिखाना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखाना है। हो जाएगा ना, समझ जाओगे ना? यस। यस सर। तो 4-5 लाइन छोड़ो। हाँ, 4-5 लाइन छोड़ो, फिर तब न्यूरॉन्स देखें, ये लिखो, ये फिगर बना, फिर हम लिखाते हैं। अच्छा सर। सर बोलो बोलो, बोलो। सर बोल रहे सर, जो वहाँ पे एक्सॉन पे सर वहाँ पे बनाया ना सर स्क्वान सेल, हाँ। तो सर सर दो ठो स्क्वान सेल के बीच में नोड्स ऑफ रेनवियर रहता है ना? हाँ, सर उसका क्या काम रहता है? वो अरे वही उसका वो एब्सेंट रहता है माइलिनेटेड से, उसका कोई काम नहीं, इसीलिए ना इधर से सीधे नहीं जा सकता, तो वो इम्पल्स का फॉर्म लेता है, वो मूव करके जाता है, नहीं तो वो सीधे नहीं पास कर जाएगा।
तो हाँ हाँ। ये तुम लिख सकते हो, वो छूट गया। नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अगर पूछा जाए कि नोड ऑफ रेनवियर होता क्या है, वियर होता क्या है, तो ध्यान रखना कि नोड ऑफ रेनवियर उसको बोलेंगे जहाँ पे माइलिनेटेड सीड एब्सेंट है। सर आवाज आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है। माइलिनेटेड सीड सेल जहाँ पे एब्सेंट होगा वहां पे वहीं का पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, यस सर। जितना डायग्राम में बनाए हैं उतना डायग्राम जरूर बनाना। साइड में इसको सैलेट में मूवमेंट बोलते हैं। सर ये स्वान स्क्लीडन एंड स्वान वाला ही है ना, सेल थ्योरी वाला? हाँ वही है। हाँ, वाह, फेमस आदमी। एक साइंटिस्ट बहुत कोई काम किया है ना जी, पढ़ा है डाइवर्सिटी में, टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये चल continue। याद तो होगा नहीं, यस सर यस सर। तो टैक्सोनॉमी का कौन था डिस्कवरर? क्या सर? बोलो। सर आवाज नहीं आ टैक्सोनॉमी रहा। कौन वर्ड दिया? टैक्सोनॉमी कौन वर्ड्स दिया बताओ? सर एक मिनट। तुम अब देखोगे और क्या, 1 मिनट 2 मिनट करता है। अरे लीनियस दिया था, कार्लस लीनियस, उसी को ना बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो डाइवर्सिटी में पढ़े थे। यस सर। यस सर। भूल गया रे तुम। यस सर। यस सर क्या कर रहा है? आंसर नहीं दे रहा। अब लड़ाई मत करो, चलो टाइम बहुत कम है। सर हम स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में बना लेंगे। अच्छा बहुत तेज है तुम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो लिख रहा है उसको उतारने दो। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी आयुष। शुक्रिया। हल्ला नहीं है। सर वो तेज नहीं सर। देखिए सर वो अपना सर बिस्तर पे है, इसीलिए सो रहा होगा। अच्छा नहीं यार, तो बेड अभी पे वीडियो पेपर में लेके बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, बात नहीं। ठीक है, काम करने दो, सबका काम कर रहा है। सर हो गया। हो गया, सर हो चलो गया ठीक सर। है। हाँ यस सर। सर। अब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तुम लोग को कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट बोल देना, क्योंकि आवाज हो सकता है नहीं पहुंचे, दूर है। टॉपिक दे रहे हैं, स्टार्ट करें।
एक बार हम रीड कर देते हैं। सर उधर एक वर्ड नहीं दिख रहा। हम रीड कर देते हैं, समझ लेना। देखो, इट इज द नेटवर्क ऑफ nervous organs, nerves that controls and coordinates body activities with the help of electrical impulses होगा, ठीक है। Control body activity with the help of electrical impulse produced in response to external and internal stimuli, ठीक है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल कहने का मतलब है, इंटरनल मतलब इनसाइड बॉडी बहुत सारा चीज है, और एक्सटर्नल जो बाहर से हम लोग को फील होता है, जैसे चोट लगता है, गर्मी है, ठंड है, जो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आता है रिस्पॉन्सिवनेस, वो उसके थ्रू जो आता है, आई मीन एक्शन जो होता है, स्टिमुलस उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। सर इंटरनल स्टिमुली क्या रहता है? जैसे बताया ना, जैसे हार्मोन हो गया, है ना, तो हार्मोन तो हमारा इंटरनल है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल तो है वो बाहर से है, लेकिन केमिकल एंड बायोलॉजिकल अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एंटी, जैसे मान लिया कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जाता है जो हमको हार्म करेगा, वो हमारे लिए एंटीजन है, तो हमारा रिस्पॉन्स होगा तो एंटीबॉडी बनेगा, तो वो भी हो सकता है। बहुत कुछ है अंदर में, कुछ एंजाइम्स में रिलीज होता है, कुछ हार्मोन, तो खैर सारा कुछ डिपेंड करता है इंटरनल ही, है ना। तो ये यस नोट कर लिए। अब टॉपिक 2,
देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो है न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट। मतलब ये एक ऐसा सेल है जो ये 3 मैकेनिज्म करता है। जब स्टिमुलस आएगा तो उसको रिसीव करेगा, फिर कंडक्ट करेगा ब्रेन में और उसके बाद वहां से फिर ट्रांसमिट कर देगा। तीसरा है 3 पार्ट, अभी तुरंत हम बताए, सेल बॉडी, उसी का दूसरा नाम साइटोन है। सेकेंड पार्ट में डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स, और तीसरा एक्सन। ठीक है, इसको नोट करो, और हो जाएगा तो फिर बताना, हम आगे बता। हो गया सर। हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। सबसे पहला और जो जल्दी पार्ट है किया बेटा। हाँ
तो इसमें हम रीड कर देते हैं। सेल बॉडी और साइटोन जो होता है, it is a broad rounded piriform parts of neurons that contain central nucleus, nucleoplasm, comma neurolemma जो कि outer membrane and various cell organelles. Second point है spatial structure are present in cell body called nasal granules which is responsible for synthesis of protein, and fine neurofibril which is responsible for maintain the shape of nerve cell. Or dendron and dendrites, they are fine sort and protoplasmic processes of the cell body that pick up sensation, तो वही stimulus है, चाहे वो physical हो, chemical हो, biological, and transmit to same the cell body. Transmit cell body. यही है dendrites, इसको नोट करो, फिर एक्सन के बारे में लिखेंगे। हो गया सर। हो गया? हाँ लिखो सर, topic, हो गया। सर हो गया। लिखो टॉपिक एक्सन।
देखो ये है तुम्हारा एग्जाम, इसमें कुछ अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो, अगर तुम पूछ लिख के क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है अब स्टार्ट करेंगे, आई मीन हम लोग वही इम्पल्स वाला कि कैसे कोई इम्पल्स जो वो ट्रांसमिट होता है वन नेक्स्ट, ठीक है, नोट कर लो। हो गया? हाँ हाँ सर हो गया। यस हाँ तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है फिर आगे मतलब वही न्यूरोट्रांसमीटर से जो केमिकल का सिनेप्सिस है, ठीक है। उसके बाद फिर एनएस फैमिली